वही आए, बहुत कुछ शरीर बहुत है। नमस्कार मित्रों, मैं डिप्लोमेटिकर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इस समय यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रयागराज में इंटरव्यू चल रहा है। सर साक्षात्कार देकर बाहर आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इंटरव्यू किस प्रकार गया, उनकी रणनीतियाँ क्या थी यहाँ तक पहुँचने में। सर पहले अपना परिचय दीजिए। सौरभ। कहाँ से हैं सर? आजमगढ़। आजमगढ़। आपका बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियरिंग। आपका अटेम्प्ट? पहला अटेम्प्ट है। माध्यम? इंग्लिश माध्यम। सर किस सर के बोर्ड में थे और कैसा क्वेश्चन पूछा गया? चेयरमैन सर का बोर्ड था, संजय स्नेह सर का था। मिक्स क्वेश्चंस थे। संजय स्नेह सर के बोर्ड में? जी, आज बैठे हैं वो। आप बहुत भाग्यशाली। तो अब किस्मत वाली बात है, बट सर मिक्स क्वेश्चंस थे काफ़ी। एआई से रिलेटेड था क्योंकि इंजीनियर हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चंस थे। फिर उसके अलावा क्वेश्चंस थे आपके एथिक्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, बेसिकली सिचुएशनल क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा एक मोदी जी का स्टेटमेंट दिया था, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, इन्फॉर्म एंड रिफॉर्म, उसको इंडिविजुअली करके बताओ कि क्या उसका मीनिंग है। तो अच्छा था ओवरऑल। हॉबीज़ क्रिकेट था, तो क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट से सवाल पूछा कि वुमेन क्रिकेट को डेमोक्रेटाइज़ कैसे करेंगे, और उसके अलावा क्रिकेट का ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है, ऐसी चीज़ें पूछी हैं। और आपके डिस्ट्रिक्ट से? डिस्ट्रिक्ट पता नहीं होता है ना, तो ये पूछते नहीं है, उनको आइडिया नहीं होता। और कोई क्वेश्चन आईआर करंट अफेयर? आईआर में ईरान से था। ईरान के रिगार्डिंग था कि ईरान का वॉर का इंडिया के फर्टिलाइज़र पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ब्यूटेन और ये प्रोपेन जो क्राइसिस हो रही है अभी, उस पर क्वेश्चन था आईआर पे। हाँ। और सर कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? और क्वेश्चन काफ़ी थे अभी, मतलब अभी तो एक मेंबर कितना क्वेश्चन करीब पूछ रहे होंगे? डिपेंड कर रहा है। जैसे चेयरमैन सर ने तो 3-4 पूछे, उसके बाद फिर एक सर ने काफ़ी पूछे, बिकॉज वो एआई पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, तो वो ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट की वजह से वो डेटा सेंट्रिक में काफ़ी घुस गए, मॉडल्स में घुस गए। उसके अलावा एक सर ने 3-4 क्वेश्चन ही पूछे, तो रफली 5 क्वेश्चन की डेप्थ में जा रहा है एक एक करके। सिचुएशनल अधिक थे कम थे? कुछ थे, 2-3 सिचुएशनल थे। एक सिचुएशनल था, क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग कि आपका और कैसे रिएक्ट करोगे अगर एसडीएम हो, तो आप कौन सी टॉप 4 चीज़ों पे फोकस करोगे और उसमें कैसे करोगे, उसमें कि एक एक चीज़ में कैसे घुसोगे, कि डेटा पॉइंट क्या लिया तुमने और जो चीज़ ली है उसकी स्कीम्स कैसे यूज़ करोगे। उसी तरह से था आई थिंक एक सेक्शन क्वेश्चन और था कि एज ए एसडीएम आप एआई का यूज़ केस करके गवर्नेंस में कैसे इम्पैक्ट डालोगे। तो थे क्वेश्चन थे काफ़ी। सर आप प्रीलिम्स की क्या रणनीतियाँ फॉलो की? आप कोचिंग किए थे या नहीं? मैंने कोचिंग नहीं करी है, मैंने सेल्फ स्टडी करी है, बट आई थिंक कोचिंग के लिए मेरे को लगता है PYQ सबसे बेस्ट रहता है। उसके अलावा आपको ना बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए। बेसिक बुक्स प्रीलिम्स के लिए एक ही है, मतलब मेरा भी अभी पहला बार निकला है, बट मेरा यूपीएससी में 2 अटैम्प्ट लग गए थे मेरे को निकालने में। तो वहाँ इंटरव्यू पहुँचे हैं आप? नहीं, प्रीलिम्स निकालने में। प्रीलिम्स क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक बुक्स पढ़नी होती है। मेरे हिसाब से बेसिक बुक पढ़ी है। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो, मतलब डिपेंड करता है। मान लो आप डायरेक्टली बेसिक बुक को एनसीईआरटी को छोड़ के भी कर सकते, बट एनसीईआरटीज़ के अगर नोट्स मिल जाए या कहीं पर भी, स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट रहता है फॉर बेसिक बिल्डिंग। तो अगर कोई स्टार्ट ही कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में 1-2 महीने ग्रेजुएशन के समय अगर हैं तो एनसीईआरटीज़ कर लो। सर आपने GS 5 और 6 के लिए क्या रणनीतियाँ मेंस के लिए फॉलो? यार GS 5-6 के लिए मैंने लिमिटेड सोर्स ही पढ़ा था। मैं थोड़ा सा यूपीएससी वाले कंटेंट को मोल्ड किया है GS 5-6 में। मैप्स काफ़ी अच्छे से यूज़ करे हैं मैंने GS 5-6 में। उसके अलावा आई थिंक GS 5-6 के लिए ओनली एस की एक मटेरियल था, उसको यूज़ करा है अच्छे से। सर जो आर्ट एंड कल्चर है, क्या उससे रिलेटेड हो जाता है क्या यूपी स्पेशल? थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में ना आपको GS 5 में इशू नहीं आएगा, GS 6 में इशू आता है, बिकॉज GS 6 में क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी रहते हैं। वो ज्योग्राफी पे रहते हैं, फिर इकोलॉजी पे रहते हैं, तो वो ट्रिकी होता है। 5 हैंडल हो जाएगा अगर आपने यूपीएससी के ढंग से करें तो। सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को कैसे आपने? बाइबल है, लक्ष्मीकांत जितनी बार पढ़ सको पढ़ो। लक्ष्मीकांत को एक बार मत पढ़ो, ऑनलाइन लेक्चर आता है 100 वीडियोज़ का एक सर का, उसको पार्ट करके देख लो। किनका है? सिद्धार्थ सर का है शायद। सिद्धार्थ सर जी, तो वो 100 है, उसको तुम एटलीस्ट को डिवाइड कर पाओगे और हर एक की टेस्ट लगा लो। तो लक्ष्मीकांत लंबी है, टाइम लगेगा, बट अच्छे से हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट में तीनों का रोल सबसे किसका है? मॉडर्न्स अच्छी है, बट अभी एंशिएंट मिडिवल काफ़ी बढ़ रही है, और यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो आपको करना पड़ेगा, बट मॉडर्न से स्टार्ट करना चाहिए किसी को, बट इवेंचुअली एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। तो मॉडर्न को और पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसे इंटरलिंकेज पढ़ा जा सकता है, इंटरलिंकेज करके? मॉडर्न को पॉलिटिकल साइंस के साथ
थिंकर वगैरह देख लो, मतलब अगर है, मतलब मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस नहीं है ना, मेरा तो दूसरा है ऑप्शनल, तो इसलिए। सर आपका जो इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर की लेक्चर्स किए थे, लेक्चर्स उनके नोट्स पढ़े थे, उनके नोट्स का काफ़ी बार उनसे काफ़ी बल्कि नोट्स हैं उनके, नोट्स बना लो उनसे, मतलब नोट्स की बजाय उनके स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी अच्छा है, इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर यू शुड स्टडी। ज्योग्राफी के लिए NCERT और GC ले आओ। ज्योग्राफी के लिए NCERT टफ है, क्योंकि NCERT में एक एक लाइन में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो NCERT पढ़ने में ना आप वीडियोस देख सकते हो, आई थिंक उसमें भी अमित सेन गुप्ता के ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, तो वो पढ़ने में ईजी हो जाती है, बट NCERT को आपको हर एक लाइन पढ़नी है, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और PYQs कर लो NCERT ज्योग्राफी में, स्पेशली UP वाले में तो काफ़ी मैपिंग वाले भी होते हैं, तो मैपिंग के लिए आप अच्छे से कर सकते हो एटलस वगैरह से। सर सिविल सर्विस तैयारी ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए या 12th के बाद ही करनी चाहिए? 12th के बाद तो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ग्रेजुएशन के टाइम में आप, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, और ग्रेजुएशन के बाद तो यू कैन ऑब्वियसली, बट ग्रेजुएशन के टाइम में 3rd ईयर या 2nd ईयर में यू कैन स्टार्ट। अब डिपेंडिंग करता है, इफ समवन इज़ फ्रॉम द आर्ट बैकग्राउंड तो दे हैव लाइक 3 ईयर्स, पूरा 3 साल ही है उनके पास। सर मैंने देखा भी UPSC का अभी तत्काल में रिजल्ट आया, मैंने एनालिसिस किया कि उसमें एक जितनी सीटें थी उसमें करीब 200 से 300 तो UPSC सिलेक्टेड थे, उसके अलावा कई लोग सफल व्यक्ति ही पहुँचे हैं, और कोचिंग वाले कह देते हैं कि 12th के बाद आप UPSC तैयारी करिए, और वो लड़के हमारे हिसाब से सफल नहीं हो पाते। इसके लिए आप बताइए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हूँ, हाँ, वहाँ के बच्चों की। आपका अच्छा है, मतलब देखिए इस पर कमेंट करने वाली तो देखिए यार, सबका अपना विवेक है, मतलब थोड़ी सी आपको थोड़ी सी सिंसियरिटी चाहिए होती है, वो सिंसियरिटी कॉलेज के टाइम में डेवलप हो जाती है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने 12th की बात करके निकाला है, बट यहाँ पर अब जिस तरह से है कि बिकॉज अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपने अगर एक बार मेंस दिया हुआ है तो आपको हैक पता है कि मतलब मैं कैसे करूँ मैं। सिमिलरली फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, तो 12th के बाद डायरेक्टली स्टार्ट करना मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ना आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। कॉलेज में थोड़ा सा एन्जॉय भी कर लो, लाइफ में लाइफ भी है, क्योंकि पढ़ना तो है ही। 3rd ईयर में कर लो, 2nd ईयर में कर लो अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, 2-2 घंटे, ऐसे नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ रहे हो। बाद में टाइम मिलेगा, जब आएगा आपका टाइम, तो वो वाली चीज़ है, अगर आपका क्वेश्चन यही है तो। जैसे एक हफ्ते में कंटिन्यूटी हम कैसे बनाया है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 4 दिन, 1-2 दिन नहीं पढ़ाई हो रही, और उसका रिदम खत्म हो जा रहा है। सबके साथ होता है यार ये, मतलब मेरे हिसाब से सबके साथ होता है ये रिदम ख़राब होना, बट मेरे हिसाब से ट्रैक करना चालू कर दो। आजकल काफ़ी ऐप्स आ गए हैं, उसमें स्टडी टाइमर का आता है, तो टाइम ट्रैक करोगे तो एक दिन गैप आएगा तो वो अगले दिन आपको हिट करेगा, क्योंकि ना वो जब टाइम मान लो कल टाइम निकला, आज नहीं निकला है, तो उसमें थोड़ा ईजी हो जाता है, बट टाइम सबका ऐसे होता है, 3-4 दिन के बाद एक दिन जाता ही है। सर जैसे एक चीज़ है, होली दिवाली पे घर जाना चाहिए नहीं? यार ये तो मतलब पर्सनल चीज़ें हैं, इसमें तो क्या ही है यार, जाओ घर पास जो सिस्टम बना रहता है पढ़ने का, वो थोड़ा गड़बड़ है। जाओ 2 दिन जाओ, 3 दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है मेरे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई कि होली में नहीं जाओगे तो नहीं होगा भाई, मतलब सबको अपना टाइम मिलता है, अपनी स्टडी करोगे तो सबको मिलता है, ऐसा कोई नहीं है। जाओ घर जाओ, घूमो फिरो। तो इंटरव्यू के लिए आप कॉलेज लाइफ का आपका कितना महत्व है इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू में आई थिंक कॉलेज लाइफ में आपने चीज़ें करी होंगी तो रहता है, बट पर्सनालिटी आपको ओवर द टाइम डेवलप होती रहती है, और सिविल सेवा के एग्ज़ाम में भी आपकी पर्सनालिटी काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती है, बिकॉज जब फेलियर और उन सब से निकलना तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती रहती है। कॉलेज में आप हो तो और चीज़ें भी कर लो, थोड़ी मोड़ी क्लब्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो मंच संचालन, हाँ डिबेटिंग हो गई बहुत, तो अच्छा रहता है, मतलब वो आपको एक्सपोजर रहेगा तो इंटरव्यू में हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट फैक्चुअल नॉलेज, आप कैसे आंसर कर रहे हो, कैसे काउंटर कर रहे हो, उस पर है, तो ऐसा। सर AI जेमिनी का आपने मेंस के आंसर राइटिंग प्रयोग किया है? जेमिनी का आंसर राइटिंग में चैट जीपीटी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करा होगा, बट ऐसे क्योंकि उसके आंसर्स कीवर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं अच्छे। जेमिनी से बेटर बोलो क्लॉड AI यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है, एंथ्रोपिक वाला। तो यूज़ तो हद को यार आज के टाइम पे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो जाता है कि कोई भी चीज़ की डेप्थ एनालिसिस दे देता है, डायमेंशंस दे देता है, वो कई नई डायमेंशन नहीं पता होती हैं। एथिक्स में काफ़ी हेल्प करता है, एग्जांपल्स ढूंढने में, एनेक्डोट ढूंढने में, तो ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छे अधिकारी बने, चाहते अधिकारी में लोगों की समस्याओं को सुने। नाम क्या है? हर्ष तिवारी है, हर्ष तिवारी यूनिवर्सिटी से। कौन सा ईयर है? मेरा 2nd ईयर